नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि अभी हमारी एग्जाम बिल्कुल पास में आ रही है, तो क्यों ना हम एक सिंगल शॉट में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उनमें से जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जिन पे बेस्ड हमारे पास में क्वेश्चंस भी हैं और जिनको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो उनको रिवाइज कर लेते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इलेक्शन कैंपेन्स के टाइम पर लगातार ये बात उठी थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारे चेंजेस ला दिए जाएंगे। तो क्यों ना इस मुद्दे को हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट समझे, राइट। तो उसी तरीकों को ध्यान रखते हुए हम यहाँ पर समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है जो कि अलाउ करते हैं कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे किया जा सकता है और अभी तक क्या क्या चेंजेस लाए जा चुके हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कारण क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर आप लिविंग बोलते हो ना, इसका मतलब ये हुआ कि करंट परिस्थितियों के हिसाब से, करंट सिचुएशंस के हिसाब से आप उस डॉक्यूमेंट को अपडेट कर पा रहे हो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अगर अपडेट नहीं करोगे खुद को तो इस मेन जो आप कंपटीशन में आप लगे हुए हो, जिस चीज के साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, उनको अपने साथ में अगर अपडेट नहीं किया तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा और वो फिर डॉक्यूमेंट भी आउटडेटेड हो जाते हैं। सीधी बात है, आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की रेलेवेंस क्यों है? क्योंकि सीधी बात है कि ये टाइम टू टाइम हमने अपडेट किया। समय के साथ में जब अपडेट हो जाता है कोई भी डॉक्यूमेंट, तो उस डॉक्यूमेंट की रेलेवेंस हमेशा बनी रहती है। और यही चीज ध्यान रखते हुए हमारे फोर फादर्स ने ये प्रोविजंस रखे थे। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक लिविंग डॉक्यूमेंट के तौर पे देख पाते हैं। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसको हम अपडेट कर पाते हैं, अमेंड कर पाते हैं। दैट डजंट मीन कि हम चाहे जो उसको चेंज कर दें। इसका मतलब यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ा गजब का बैलेंस बनाया हुआ है। वो बैलेंस किसके बीच में? एक तरफ रिजिडिटी, दूसरी तरफ है फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब हम चाहें कि कुछ चीजों को चेंज करना है तो चेंजेस को अलाउ करे, तो वो चीज तो हो गई फ्लेक्सिबल अप्रोच, राइट। और वहीं दूसरी तरफ आप मन में आए जो चेंज ना कर सको, उसको रोकने के लिए आपके पास में एक रिजिडिटी वाला कॉन्सेप्ट है। दैट मींस आप हर कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। वो कैसे? यहां पर आप इस चीज को समझ पाओगे टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स के आधार पर। कैसे? देखो, तीन तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए देखा जा सकता है। एक तो सिंपल मेजोरिटी, जिसमें क्या होता है कि आपकी पार्लियामेंट में जो दो हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसमें सिंपल मेजोरिटी का मतलब हो गया कि जितने लोग प्रेजेंट हैं और उनमें से जितने लोग वोट कर रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसका 50% से ज्यादा लोग फेवर कर जाए तो वो काम हो जाएगा। इसका मतलब आपको ये नहीं देखना है कि लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, राज्यसभा की कितनी है, बस ये देखना है कि कितने लोग प्रेजेंट है, कितने लोग उनमें से वोट कर रहे हैं, उनकी काउंटिंग कर लो। उसमें से 50% से ज्यादा, जिसको हम बोल देंगे सिंपल मेजोरिटी। तो देखो कितना आसान है। भाई सीधी बात है कि राज्यसभा में प्रेजेंट एंड वोटिंग, लोकसभा में प्रेजेंट एंड वोटिंग, इससे ही अगर आपका काम हो रहा है तो सिंपल मेजोरिटी से काम हुआ कि नहीं। पर एक चीज ध्यान रखना, इस तरीके से चेंज किए हुए जो अप्रोचेज रहती है ना, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तौर पे कंसिडर नहीं की जाती। हाँ, अमेंडमेंट जरूर हो रहा है, बट उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अप्रोच से अगर देखना है ना, तो हमें आर्टिकल 368 पे जाना पड़ेगा। आर्टिकल 368 क्या कहता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, बट आपको दो अप्रोचेज अपनानी पड़ेगी। एक तो स्पेशल मेजोरिटी की अप्रोच है, और दूसरी आपकी स्पेशल मेजोरिटी के साथ में जितनी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में से आधे से ज्यादा, या फिर कहो आधे जितने स्टेट्स हैं, उनकी स्टेट लेजिस्लेचर से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसका तरीका मैं बताता हूं कैसे काम करेगा। देखो, स्पेशल मेजोरिटी का सिंपल सा फंडा एक चीज होती है कि भाई जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है ना, जितने लोग प्रेजेंट हैं किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा, उसमें और उनमें से वोट कितने लोग दे रहे हैं उनकी काउंटिंग कर लो, उनका आप 2/3 निकाल लो। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा, जो टोटल स्ट्रेंथ है उस पर्टिकुलर हाउस की, टोटल स्ट्रेंथ, उस टोटल स्ट्रेंथ का 50% +1 ले लो। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो आप प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 ले लो, और दूसरा आप एब्सोल्यूट मेजोरिटी ले लो। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब टोटल नंबर्स में मेजोरिटी आ जाए आपकी। ठीक है, तो ये चीज दोनों मिला करके जब आप कर लेते हो तो वो स्पेशल मेजोरिटी है। तो ये चीज मोर और लेस आर्टिकल 368 के अंडर में है। इसमें आप क्या कर सकते हो? इसके एग्जांपल के तौर पे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से रिलेटेड कोई अपडेट आपको करना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड कोई अपडेट करना है, तो ये इजीली आपका स्पेशल मेजोरिटी के आधार पर हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ स्पेशल मेजोरिटी, अगेन वही बात, स्पेशल मेजोरिटी में क्या देखा आपने? प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 प्लस
एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इसका मतलब टोटल नंबर जितने हैं उनका 50% प्लस वन, ये कर लिया, ये आपने कर लिया। तो इसके अलावा अब आपको एक और काम करना है, वो क्या है कि जितने आपके देश में स्टेट्स हैं, ठीक है, अगर आपके देश में 28 स्टेट्स हैं, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो आपको कम से कम आधे स्टेट लेजिस्लेचर, वहां की विधान जो परिषद और विधानसभा है, उनसे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, विधायिका जो है उनसे, कि आपको कम से कम 14 का अप्रूवल मिल जाए। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं कि जब 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट करवाने की बात आई थी ना, तो लोकसभा और राज्यसभा ने तो अपनी तरफ से पारित कर दिया स्पेशल मेजोरिटी के आधार पर, बट ये 14 स्टेट से जो अप्रूवल लेना था उसके लिए इंतजार करना पड़ा। और जैसे ही 14वें 14 स्टेट की लेजिस्लेचर ने अप्रूवल दे दिया, तो जीएसटी को पास माना गया। फिर उसके वो इंप्लीमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट साइन करके फिर वो काम करने आगे शुरू हो ही जाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोविजंस हैं, ये भी आपके आर्टिकल 368 के अंडर ही है। अब आप देखो कि ये जो 50% स्टेट्स की जो लेजिस्लेचर हैं उनसे आपको अप्रूवल लेना पड़ रहा है, तो कितना रिजिड है, ये कोई आसान काम थोड़े ना है। इस वजह से इसको क्या बोल दिया, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे कि सिंपल मेजोरिटी से भी काम हो रहा है, स्पेशल मेजोरिटी मतलब पार्लियामेंट अकेली खुद भी काम कर पा रही है, पर रिजिडिटी देखो कि आपको स्टेट लेजिस्लेचर से भी आपको अप्रूवल लेना पड़ रहा है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से हम अमेंड कर सकते हैं, किस तरीके से ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और कैसे ये लिविंग डॉक्यूमेंट के तौर पे हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं और कौन कौन से प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान ये काम हुआ। तो सबसे पहला अमेंडमेंट जो आया वो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, ये 1951 में आ गया था। इसमें तीन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को हमें टू द पॉइंट याद रख लेना है। नंबर वन, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को रिजर्वेशन दिया गया। सीधी बात है, रिजर्वेशन से रिलेटेड जो प्रोविजन था वो शुरुआती सालों में सिर्फ 10 सालों के लिए था, पर टाइम टाइम पर हर 10 साल के अंदर फिर इसको अपग्रेड करते हुए आगे बढ़ाते हुए अभी तक भी ये रिजर्वेशन कंटिन्यू चल रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहाँ पे किया गया था, आपको पता है ना कि अंग्रेजों के टाइम पर, ठीक है, आपको पता है कि रेयतवाड़ी, मालवाड़ी, जमींदारी, ऐसे करके अलग अलग ये रेवेन्यू सिस्टम चला रखे थे जमीनों के। इसके चलते बहुत ज्यादा एक तरीके से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो आई, पर साथ ही साथ गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंस के बाद में अगर कोई प्रोजेक्ट या कुछ भी करना होता था, तो उसके लिए जब वो जमीन लेने की कोशिश करते थे तो उनमें बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो ऐसे में क्या किया जाए कि एक तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो खत्म हो, और दूसरी तरफ देखा जाए तो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है वो भी हम बढ़ा सके। तो इसके लिए एक स्कोप डेवलप किया गया, वो था नाइन्थ शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल मतलब क्या हो गया, इसको स्केड्यूल भी बोलते हैं, राइट, मैं शेड्यूल बोल रहा हूं, आप समझ जाना, राइट। अब मोटी बात क्या आ रही है यहाँ पे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट पार्ट के तौर पे कंसिडर किए जाते हैं शेड्यूल्स, जो कि एडिशनल लिस्ट होती हैं जिनके अंदर डिफरेंट प्रोविजंस है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट में बना था ना, तब केवल 8 ही शेड्यूल्स रखे गए थे। अब 9वां शेड्यूल आपने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तौर पे ही ऐड कर दिया। इसमें क्या प्रोविजन था कि भाई कुछ कानून पार्लियामेंट के द्वारा अगर बनाए जाते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, तो उन कानूनों को इंप्लीमेंट करने में क्या होता है कि लोग अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए सीधे कहां जाएंगे, जुडिशरी के पास, या तो हाई कोर्ट्स के पास या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास। तो वहां प्रॉब्लम ये आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उन कानूनों को रद्द कर दे कि भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है। तो उन कानूनों को बचाने के लिए यहां पर क्या किया गया, इस 9 शेड्यूल को बनाया गया और उन कानूनों को उठा करके अब 9 शेड्यूल में डाल दिया जाता है। और क्या प्रोविजन कर दिया कि जो जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें मोटी बात करूं तो आपको एक तो आर्टिकल 13 जो कि फंडामेंटल राइट्स के जस्ट पहले है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट में ही है, फर्स्ट आर्टिकल 13th आर्टिकल, ओके, जो कि जुडिशियल रिव्यू को के लिए एम्पावर करती है। क्या कहता है उसमें कि भाई सीधी बात है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उनका वायलेशन जो भी कुछ करेगा, कोई भी कानून अगर बनाए जाए, वो अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करे तो उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये करेगा कौन, जुडिशियरी करेगा। इसका मतलब काम अगर हो गया पार्लियामेंट के द्वारा तो उसको रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू का मतलब कौन कर रहा है, जुडिशियरी, तो इसका नाम पड़ गया जुडिशियल रिव्यू। तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 जिसमें आपके रिट्स आ जाती हैं सुप्रीम कोर्ट की, आर्टिकल 226 जिसके अंदर आपका हाई कोर्ट्स की रिट्स आ जाती हैं, आर्टिकल 136 और आर्टिकल 142 ये आपके सुप्रीम कोर्ट वाले पार्ट से रिलेटेड हो गए। तो टोटल ये 5 आर्टिकल्स हैं जो कि
जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू करने के लिए अलाउ करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इंक्लूड आप कर सकते हो। समझ गए बात को? तो यहां पर हम आर्टिकल 226 की बात करें तो ये तो हाई कोर्ट से रिलेटेड है, पर आर्टिकल 13 की बात करें तो इसमें भी हाई कोर्ट एंटरटेन कर सकते हैं, पर 32, 136 और 142 यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आ जाता है। ये हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखें तो यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन कर दी गई थी, वो प्रोविजन क्या थी वो देखते हैं। देखो यहां पर आप मोटी बात, आर्टिकल 31A और 31B ये भी ऐड कर दिए थे। अब ये क्या है समझो। देखो आर्टिकल 31 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली राइट टू प्रॉपर्टी था। क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी। वो बात अलग है कि इसको रिमूव करके फिर बाद में हटा दिया गया, आर्टिकल 31 से हटाया और इसको आर्टिकल 300A के तौर पर ऐड कर दिया। अब ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड एक लीगल राइट रह गया है, ठीक है। इसका मतलब कानून के हिसाब से अधिकार बनेगा ये, ना कि फंडामेंटल राइट। अब होता क्या है कि जब डेवलपमेंट के नाम पर कोई भी प्रोजेक्ट अगर चलाना हो तो आपको जमीन तो चाहिए ना। अब किसी की जमीन है बहुत बड़ी और उस जमीन के ऊपर अगर आपको काम करना है तो उसका राइट टू प्रॉपर्टी है, वो बीच में आ जाएगा। वो बंदा ये कहेगा मेरा राइट टू प्रॉपर्टी है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपने अधिकार के आधार पर वो मना कर देगा कि मैं तो जमीन नहीं दे रहा। तो ऐसे में वो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट अगर करना है तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए फिर आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B डाल दिए कि भाई डीपीएसपी स्कोरिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं हमें स्कोप डेवलप करना होगा। और इन कानूनों को, जो भी कानून इस तरीके से लाए जाएंगे डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि डीपीएसपी क्या है, गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस है, उनको इंप्लीमेंट करने के एफर्ट्स किए जाएंगे। तो अल्टीमेटली पॉइंट क्या गया कि हाँ भाई यहाँ पर आपको जुडिशियल रिव्यू से दूर रखा जाएगा। इसका मतलब कानूनों को इम्यूनिटी देने का प्रोविजन कर दिया कि जुडिशरी इस पे कुछ ना कर सके। अब शुरुआती तौर पर आपको पता है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, इन्होंने इंडिपेंडेंस दिलाई थी, इनकी इज्जत भी बहुत ज्यादा थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा आनाकानी की नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो बात बोली जा रही है वो हमारे लिए डन है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये डाल दिया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 के अंडर में आपको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो उसमें क्या है कि कई बार लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज करते हुए कुछ लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं, जिसके चलते बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो ऐसे में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही जोड़ा गया, आर्टिकल 19 क्लॉज 2, जिसमें क्या प्रोविजन रखे गए कि पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज और कंट्री के अंदर किसी को ऑफेंस या उकसाने के लिए, किसी को ऑफेंस करने के लिए उकसाने का अगर कोई एफर्ट करे तो इन तीनों प्रोविजंस का कहीं पर भी वायलेशन होगा तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वहां पे काम नहीं करेगा। ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। तो ये आपको ध्यान रख लेनी है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो थे वो आपको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर लगते हुए दिखाई देते हैं। चलते हैं फिर आगे। सेकंड आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाता है, दैट इज सेवेंथ। ये इंपॉर्टेंट की बात ही कर रहा हूं भाई मैं ना, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अपने तरीके से। इसमें क्या है, देखो जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे ना, तो उस टाइम पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना ही था तो उस टाइम पर चार पार्ट्स के अंदर हमने स्टेट्स को क्लासिफाई कर दिया, स्टेट एंड यूटीज को, इनको। अब वो चार पार्ट थे ABCD, वो डिपेंड करता था कि कौन किसके अंडर में आता है। जैसे कि ए की बात करें ना तो ए तो सीधा आ रहा था कि जो गवर्नर्स प्रोविंस थी, ब्रिटिश अंपायर थी ना, उसका पार्ट हुआ करते थे, तो उनको ए कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। इसके अलावा क्लास बी की बात करें तो वहां पर प्रिंसली स्टेट, जैसे राजस्थान तो पूरा राजपूताना के नाम से अलग अलग था ही, आपको पता है। इनके हेड कौन थे? इनके राज प्रमुख हुआ करते थे। क्लास सी जो स्टेट्स थे, ये उस कैटेगरी, इसमें उनको डाला गया जिनको चीफ कमिश्नर्स, ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में चीफ कमिश्नर के अंडर चलाया करते थे, जिनको आज के समय में हम यूटी के तौर पे कंसिडर करते हैं, जिनको लेफ्टिनेंट गवर्नर एक तरीके से एडमिनिस्टर करते हैं। और डी कैटेगरी के अंदर अंडमान एंड निकोबार को डाला गया था। तो इस तरीके से चार कैटेगरी बनाई गई थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इनको कर दिया गया खत्म, ठीक है। एक तो ये, क्योंकि अब क्या था कि लैंग्वेज के आधार पर लगातार डिमांड बन रही थी कि भाई स्टेट्स नए बनाए जाएं, जैसे कि आंध्र प्रदेश का आपको केस पता होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स, तीन इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था, इसके तीन इंपॉर्टेंट मेंबर, एक तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस, ठीक है, जिनका नाम था फजल अली, ओके। उनके साथ में दो मेंबर्स और थे, जैसे कि एक तो HN कुंजरू और एक थे उनके साथ में M पनीकर, ठीक है।
तो इन तीनों की लीडरशिप में या इन तीनों के साथ में ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इनको ये कहा गया था कि भाई आप रिकमेंड करो कि किस तरीके से हम इंडिया को इंटरनली रीऑर्गेनाइज कर सकें। फिर इन्होंने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी, बोले चारों कैटेगरी के जो हमारे स्टेट्स की क्लासिफिकेशन इसको खत्म करो, 14 स्टेट और 6 यूटीज हम फाइनली डिक्लेयर करते हैं। फिर समय के साथ में आपको पता ही है कितनी यूटीज और कितने स्टेट्स अभी तक हमारे यहाँ पर बन चुके हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर नए स्टेट्स बन रहे थे, ठीक है, नए स्टेट नई तरीके की बाउंड्री बन रही थी, तो वहां पर हाई कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन पर भी काम करने की जरूरत थी। तो क्या कहा गया कि भाई अगर एक पर्टिकुलर स्टेट जैसे मान लो मद्रास है, तो मद्रास से अगर 2 स्टेट्स नए निकल रहे हैं तो उनके लिए कॉमन हाई कोर्ट रखा जा सकता है, ठीक है। और एक हाई कोर्ट अगर किसी स्टेट के लिए है या किसी एक या एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए डेडिकेटेड है, तो वो अपनी पड़ोसी यूनियन टेरिटरी के लिए भी काम कर सकते हैं। इस तरीके का प्रोविजन कर दिया, मतलब हाई कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन को डाइवर्सिफाई कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, राइट। ये ध्यान रख लेना, 7th अमेंडमेंट के आधार पर ये प्रोविजन था 1956 में। फिर आ जाओ 9th अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960। इसमें क्या था, देखो हमारे दोनों तरफ पाकिस्तान, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, तो इन पाकिस्तानों के साथ कैसे सेटल करें। भाई सीधी बात है, उस टाइम पर हमारी सरकार भी नई नई थी, हम भी नए नए थे, हमारा कहीं ना कहीं एक टेंडेंसी ये था कि भाई हमारे पड़ोसी जो नए नए बने हैं तो उनके साथ में हम कहीं पर भी पार्शियलिटी वाला ट्रीटमेंट ना करें। तो होता क्या है कि बेरूबारी यूनियन के नाम से एक एरिया जो कि वेस्ट बंगाल का पार्ट था, अब होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नेहरू जी और उधर से नून, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कि हाँ भाई एक बेरूबारी यूनियन जो है वो आप पाकिस्तान को दे दोगे। पाकिस्तान का मतलब उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है। होता क्या है कि ये प्रोविजन जब इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई तो सिंपल आर्टिकल 3 के तहत इंडियन टेरिटरी को चेंज करने की बात प्रोविजन कर दी, जो कि सिंपल मेजोरिटी से हो सकती थी। बट ये केस वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने अपोज कर दिया इस पूरे केस को कि बोला जमीन हमारे स्टेट की है और कैसे आर्टिकल 3 के आधार पर ही नेहरू जी इस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट कैसे इस तरीके से केवल सिंपल मेजोरिटी के आधार पर काम कर दे। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो अगर आपको अमेंड करना है, क्योंकि यहां पर मामला है इंडियन टेरिटरी के सेसेशन से रिलेटेड। सेसेशन का मतलब आप अपनी टेरिटरी को छोड़ रहे हो, किसी दूसरे स्टेट को दे रहे हो, तो उस केस में आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा और उसके लिए आपको प्रॉपर स्पेशल मेजोरिटी वाला सिस्टम है वो लेना पड़ेगा। तो आर्टिकल 368 के आधार पर यह प्रोविजन इंप्लीमेंट हुआ। ये जो केस था इसको बेरूबारी यूनियन केस बोला गया और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के आधार पर या पिटिशन के आधार पर उसको इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो ये बेरूबारी केस को सेटल करने के लिए 9th अमेंडमेंट हुआ 1960 में, ठीक है। ध्यान रखें इस बारे का, इस मामले में कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आ जाती है इंदिरा गांधी जी का टेन्योर की हम बात कर लेते हैं। इनके टाइम पर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1971 में। इसमें क्या मामला था, 1967 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है, उस वर्डिक्ट को गोलकनाथ रूलिंग बोली गई, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है डीपीएसपीस के कंपैरिजन में। इसका मतलब कि गवर्नमेंट अगर कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आधार पर कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अगर इंप्लीमेंट करे तो वहां पर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर प्रोविजन क्या था कि सीधी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि गवर्नमेंट ही नहीं पार्लियामेंट के पास में भी ये पावर नहीं है कि किसी भी फंडामेंटल राइट को वो अवॉइड कर सके। तब इस बात को लेकर के कहते ना कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स के बीच में एक बड़ी की गजब की कहते ना कि कंपटीशन स्टार्ट हो गई। तब इसके बाद में आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को अमेंड किया गया। 13 तो क्या कह रहा है कि भाई नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो भी कानून या जो भी आप ऑर्डर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अगर आते हैं और वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं तो इस बात को रोकने के लिए आर्टिकल 13 को अमेंड कर दिया और आर्टिकल 368 को अमेंड करते हुए क्या कह दिया कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, चाहे फिर वो फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना हो। इसका मतलब क्या कर दिया कि गवर्नमेंट चाहेगी तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करे ना, तो फंडामेंटल राइट्स कहीं पर भी खड़े नहीं होंगे। ये कर दिया पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट के आधार पर, ठीक है। साथ में ये भी बोल दिया कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये मान के चलें कि प्रेसिडेंट जो है वो अपनी एसेंट जरूर देंगे, कंपलसरी कर दिया। यहां पे ये नहीं कि हाँ जी दूसरी बार तीसरी बार, जो दूसरी बार का प्रोविजन है ना वो जैसे नॉर्मल बिल्स के लिए होता है
वैसा कुछ नहीं रखा, सीधा क्या कर दिया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, पार्लियामेंट ने पास कर दिया, लोकसभा राज्यसभा ने, तो प्रेसिडेंट उसको कंपल्सरीली अप्रूव करेंगे। तो ये प्रोविजंस यहां पर डाल दिए। कहने का मतलब गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज को, अपनी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए ज्यादा स्ट्रेंथ क्रिएट कर दी। ये बात हुई 1967 के 1971 के 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहां पर आप एक देखोगे, एक फ्रिक्शन स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके बीच में। ठीक है, ये वो समय था जिस टाइम पर इंदिरा गांधी जी की सरकार के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस लाए गए। हो गया ये पहला काम। ठीक है, गोलकनाथ केस की रूलिंग को रिवर्स करने के लिए प्रोविजन हो गया ये। आ जाओ 25वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में क्या कर दिया। इसमें ये कह दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में प्रोविजन करता है, बोला इसका कोई काम नहीं होगा। कहने का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते टाइम पर अगर राइट टू प्रॉपर्टी बीच में आएगा तो राइट टू प्रॉपर्टी को हम बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे। इस तरीके का प्रोविजन इस 25th अमेंडमेंट में कर दिया। इसके अलावा आर्टिकल 39 बी, आर्टिकल 39 क्लॉज बी और क्लॉज सी, दोनों के लिए बोल दिया कि अगर इनको इंप्लीमेंट करते टाइम पर इन आर्टिकल्स में जो 14, 19 और 31, 14 में तो क्या था, राइट टू इक्वालिटी आपका, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 19 क्या कह रहा है आपको, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, बोले इनका अगर कहीं पर भी वायलेशन होता है तो इसको चैलेंज ही नहीं कर सकते आप कोर्ट में। कहने का मतलब कि कैसे भी करके डीपीएसपी को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना दिया फंडामेंटल राइट्स के कंपैरिजन में। तो ये जो मैकेनिज्म सारा हम देख पा रहे हैं, इन चीजों को हम कहीं ना कहीं कंपेयर कर सकते हैं कि कितना ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है यहां पर डीपीएसपी को ओवर फंडामेंटल राइट्स, राइट। अब हम बात कर लेते हैं 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। इसमें क्या प्रोविजन था भाई, सीधी बात है कि इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के बाद में उसको नॉन जस्टिशियबल बना दिया। इसका मतलब क्या था कि भाई सीधी बात है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये एक प्लानिंग हो गई पूरी प्रॉपर इमरजेंसी डिक्लेयर करने की। ठीक है, और फिर उसके बाद में इशू आ जाता है कि भाई 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अगेन 1975 में ही इंदिरा गांधी जी का जो इलेक्शन था ना, ठीक है, 1971 का, उस इलेक्शन के टाइम पे एक इंटरेस्टिंग काम होता है कि इनके द्वारा जो चुनाव लड़ा जाता है, ठीक है, उसमें आप देखते हो कि इनके जो ऑपोजिशन में जो खड़े रहते हैं ना, राज नारायण, ठीक है, इनको इंदिरा गांधी जी ने हरा दिया, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट होता क्या है कि राज नारायण जो है, उनका ये कहना था कि इंदिरा गांधी जी ने कुछ गड़बड़ियां, गफले करे, जैसे कि वहां पर जो इलेक्शन रन करा रहे थे उन ऑफिशियल्स के द्वारा इंदिरा गांधी जी को फेवर कराने के लिए वोटिंग करवाई गई, या फिर कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं की गई उन ऑफिशियल्स के द्वारा। ये केस था राज नारायण का। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जैसे ही केस गया, क्योंकि इंदिरा गांधी जी जो प्रोबेबली रायबरेली से था वो केस, ठीक है ना, तो रायबरेली से चुनाव लड़ा। तो उसमें क्या होता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में है, एमपी का इलेक्शन जब होता है तो किसी भी स्टेट में अगर हो रहा है, तो यूपी की सीट थी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन जो है वो नल एंड वॉइड है, उनकी मेंबरशिप जो है वो बिल्कुल खत्म की जाती है। तो इस बात को लेकर के ये पहुंच गए फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो इस बात में सबसे बड़ी बात क्या, इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने क्या कर दी, साथ ही साथ अभी ये मुद्दा हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि इंदिरा गांधी जी की मेंबरशिप खत्म है, राइट। तो अब उस केस में ये तो पहुंच गए कहां, सुप्रीम कोर्ट में, इंदिरा गांधी जी की तरफ से अपील कर दी गई इलाहाबाद हाई कोर्ट के अगेंस्ट में। पर उसके साथ ही साथ इन्होंने 39th अमेंडमेंट में क्या प्रोविजन कर दिया कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और स्पीकर, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को जुडिशरी में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, जुडिशरी के जुरिस्डिक्शन से बिल्कुल दूर है। तो ये एक तरीके का बहुत ही गजब का डेवलपमेंट इन्होंने कर दिया। फिर उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इमरजेंसी के ड्यूरिंग ही डिक्लेयर किया गया। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि इमरजेंसी जो डिक्लेयर की गई थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 के आधार पर की गई थी, जो क्या कहता है कि भाई नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी अगर कोई भी थ्रेट वहां पर दिखाई दे देश के लिए। थ्रेट आपका एक्सटर्नल भी हो सकता है, जिसको एक्सटर्नल एग्रेशन, जैसे कि दूसरे देशों के साथ कोई लड़ाई, और दूसरा आपका हो सकता है इंटरनल थ्रेट या इंटरनल डिस्टरबेंस। अब ये जो इंटरनल डिस्टरबेंस वाला पॉइंट था ना, इसको इंदिरा गांधी जी ने एक्सप्लॉइट किया और अल्टीमेटली इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जून 1975 में।
तब उस इमरजेंसी के ड्यूरिंग ही, ये 18 महीने के लगभग चलती है, आप देखते हो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1976 में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। क्यों जी? क्योंकि इसमें इतने प्रोविजन किए गए थे जितने कि आज तक के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए गए ना उनमें नहीं थे, इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ज्यादा कैसे? प्रीएम्बल को चेंज कर दिया। पहले क्या था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, आप कह सकते हो सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, ये वर्ड थे प्रीएम्बल में। उसको बढ़ा करके सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड ऐड कर दिए गए। और दूसरा, इंटीग्रिटी और ऐड कर दी, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो कुल मिलाकर के 3 नए शब्द ऐड कर दिए आपने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के आधार पर। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन डाल दिया गया कि जो सिटीजन्स हैं उन सिटीजन्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो नेशन के लिए कुछ अपनी ड्यूटीज का मान रखें। तो ऐसे में स्वर्ण सिंह कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1976 में। इस स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी, जिसके आधार पर 10 के लगभग फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो ऐड कर दी गई। ठीक है, कहां पर की गई? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नया पार्ट 4th ए और उसके अंडर में एक आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 51A, इसको ऐड किया गया। ध्यान रख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया, किस बात से? कि अगर कैबिनेट के द्वारा कोई भी एडवाइस दी जा रही है तो प्रेसिडेंट उसको डिनाई नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि प्रेसिडेंट के पास में जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं या फिर प्रेसिडेंट अपने खुद के हिसाब से अगर कोई एक्शन लेना चाहे तो उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया। इसके अलावा आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B भी ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 14th ए के आधार पर, जिसमें क्या प्रोविजन था कि एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश करने के प्रोविजन। दैट मींस अगर कोई मुद्दा उलझ रहा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो या कोई दूसरे मुद्दे से, तो उसको सॉल्व करने के लिए जुडिशरी की तरफ ना जाना पड़े, पहले ही सॉल्व कर लिया जाए। तो ट्रिब्यूनल्स का एक पैरेलल सिस्टम चला दिया। वो बात सही है कि इस ट्रिब्यूनल मैकेनिज्म ने बहुत सारी चीजों को सॉल्व किया है। फॉर एग्जाम्पल, जुडिशरी पे जो बर्डन हो जाता है उसको भी कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा रिट ज्यूरिसडिक्शन, जो कि आर्टिकल 32 में आपके सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट्स को एम्पावर करती है कि भाई लोगों के फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए आप काम करोगे। तो क्या है कि यहां पर जुडिशियल रिव्यू और रिट ज्यूरिसडिक्शन के जो पावर्स थी ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की, उसको कर दिया कर्ब, कर्टेल, रिड्यूस कर दिया। कहने का मतलब कोशिश ये थी कि कैसे भी करके जुडिशरी को कमजोर बनाया जाए। फिर आ जाओ टेन्योर की बात करें। देखो, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, इनका टेन्योर कितना होता है? जनरली 5 साल। इस टेन्योर को बढ़ा करके कितना कर दिया? 6 साल। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया कि डीपीएसपी अगर इंप्लीमेंट हो रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स अगर बीच में आते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। वहां पर आर्टिकल 13, 226 और आर्टिकल 32 कहीं पर कुछ लेन देन नहीं है। डीपीएसपी इंप्लीमेंट होंगे मतलब इंप्लीमेंट होंगे, इस तरीके का प्रोविजन यहाँ पे कर दिया। इसके अलावा 3 नए डीपीएसपी और ऐड कर दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों आर्टिकल्स भी ध्यान रख लेने हैं। आर्टिकल 39A, कैपिटल ए का मतलब कैपिटल में जो लेटर लिखा हुआ है ना वो अमेंडमेंट के आधार पर एडेड होते हैं। आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A, इसमें क्या प्रोविजन था? 39A तो क्या था कि भाई जस्टिस इंश्योर करनी है तो क्यों ना गरीबों को भी लीगल असिस्टेंस दी जाए। आपको पता होगा कि जिन लोगों के पास में पैसा नहीं होता उनको केस अगर लड़ना है तो सरकार की तरफ से एडवोकेट, लॉयर उनको अलोकेट किए जाते हैं। तो ये इस प्रोविजन आपको आर्टिकल 39A के आधार पर है। इसके अलावा 43A, इसमें ये था कि भाई इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंदर वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन जो भी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट लेवल पे लिए जाएंगे उनको वर्कर्स को ही फॉलो करने होते हैं। और आर्टिकल 48A, इसमें आप देखते हो सेफ गार्ड करने की कोशिश की कि भाई हमें वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। जैसा कि हमें पता है कि 1972-73 ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स थे वाइल्ड लाइफ के हिसाब से। जब हमने एनवायरनमेंट पढ़ा था तो वहां पर इन दोनों सालों को बहुत बार रिकॉल किया था। तो इसके लिए प्रोविजन आपने आर्टिकल 48A के अंदर कर दिए, इसी 42nd अमेंडमेंट के आधार पर। इसके अलावा आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया जिसमें आपकी जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 के अंडर आता है। ध्यान रख लेना, एक एक पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें क्या है?
सेवेंथ शेड्यूल जो है इसमें आपके पास में 3 लिस्ट है। फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट, सेकंड आपकी स्टेट लिस्ट और थर्ड आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में तो आपको पता है कि सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है, यूनियन लेवल का जो मैकेनिज्म है उसका ज्यूरिसडिक्शन होता है काम करने का, जो भी सब्जेक्ट्स वहां पर मेंशन्ड है। स्टेट लेवल में आपका आ जाता है कौन, स्टेट का जो ज्यूरिसडिक्शन है या फिर स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर वहां पर इस पे काम कर सकती है। कॉन्करेंट के अंदर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के काम कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या किया गया कि जो स्टेट लिस्ट में जहां पर स्टेट को ज्यादा पावर मिली हुई थी उसको यहां से ट्रांसफर करके और ले गए कहां पे, कॉन्करेंट लिस्ट में, इस अमेंडमेंट के आधार पर। सवाल यह कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको सेकंड लिस्ट से निकाल करके थर्ड में ट्रांसफर किया गया। नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 फॉरेस्ट, नंबर 3 प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, नंबर 4 वेट एंड मेजर्स, नंबर 5 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट, छोड़ करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो मैकेनिज्म है उसको छोड़ दो, बाकी जितने भी जज कोर्ट्स हमारे यहाँ पर चलते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनके कॉन्स्टिट्यूशन और उनके काम करने के तरीके को कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, उठा करके कहां से, स्टेट लिस्ट से। तो ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट था। तो ये और आर्टिकल 42, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 है ना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लेना। अब क्या होता है कि इंदिरा गांधी जी की जब इमरजेंसी वो लगाई हुई थी वो खत्म होती है, तो उसके बाद में आपको पता है चुनाव होता है। चुनाव के बाद में जनता पार्टी वहां पर, जिस तरीके से अब की बार आपने नोटिस किया होगा इंडिया अलायंस आया, ठीक है, आपने नोटिस किया कि इंडिया अलायंस आया। अब इंडिया अलायंस के अंदर केस क्या था कि एक तरफ तो बीजेपी की गवर्नमेंट या एनडीए की गवर्नमेंट, और उसको हराने के लिए इंडिया अलायंस के अलग अलग जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा अपना काम किया गया, ठीक है। तो इसी तरीके से इंदिरा गांधी को हराने के लिए 1977 के टाइम पर इमरजेंसी की ड्यूरिंग जो अपोजिशन पार्टीज के जो मेंबर्स थे उनको जेल में डाला गया था, तो उस टाइम पर इन्होंने मिलकर के अपना एक ग्रुप बनाया और उसका पार्टी का नाम दे दिया जनता पार्टी। और उस जनता पार्टी के बाद में जब इलेक्शंस होते हैं तो जनता पार्टी को अच्छी खासी विक्ट्री मिलती है, जो कि बहुत सारे अलग अलग आइडियोलॉजी की पार्टीज का एक ग्रुप था, ठीक है। इसमें फिर प्रधानमंत्री बनते हैं आपके मोरारजी देसाई और 3 फिर डेप्यूटी पीएम बन जाते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म सेट करने के लिए। तो उस टाइम पर फिर इंदिरा गांधी के टाइम पे जो इमरजेंसी के टाइम पे 42nd अमेंडमेंट में जो प्रोविजंस थे ना उनको रीस्टोर करने का काम किया गया और कुछ नए एफर्ट्स भी किए गए। जैसे कि सबसे पहली चीज, लोकसभा और विधानसभा का जो टेन्योर 5 की जगह 6 किया गया था, अब 6 को हटा करके अगेन 5 साल कर दिया। दूसरा, कोरम का प्रोविजन, 42nd अमेंडमेंट जो था, यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और रह गई थी बतानी, वो ये कि आपको पता है कि लोकसभा या फिर विधानसभा की अगर मीटिंग करवानी है तो कम से कम जो टोटल हाउस की स्ट्रेंथ है उसका 10% मेंबर्स इकट्ठा हो, तो उसको बोलते हैं कोरम। तो इस बात को इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 42nd अमेंडमेंट के टाइम पे हटा दिया, कोरम का प्रोविजन जो था। बट जैसे ही ये जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है, इन्होंने आते ही सबसे पहले ये जो चेंजेस लाए गए थे इनको रीस्टोर किया। दैट मीन्स अब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में जो कोरम का प्रोविजन है वो क्या था कि हाँ भाई, कम से कम 10% मेंबर्स तो इकट्ठा होंगे जब भी मीटिंग हमें ऑर्गेनाइज करनी हो, सेशन चलाना हो हाउस का, ठीक है। इसके अलावा जिस बेसिस पर आर्टिकल 352 इंपोज किया गया था, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, उस बेसिस को जब इवेल्युएट किया गया तो इंटरनल डिस्टरबेंस, बोले ये वेग टर्म है जिसको बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट करके और इमरजेंसी लगाई गई, तो अब इसको हटा करके क्या बना दिया, आर्म्ड रिबेलियन। बोला नेशनल इमरजेंसी अगर इंटरनल इशू की वजह से लगेगी आर्टिकल 352 के आधार पर, तो वो आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर लगेगी, ना कि इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर, ठीक है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा प्रेसिडेंट अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हेड ऑफ द स्टेट का अप्रूवल आता है, तो उसके लिए क्या प्रोविजन कर दिया 44th अमेंडमेंट में कि अगर कैबिनेट कैबिनेट रिटर्न रिकमेंडेशन देना, लिखित में दे, बोल करके नहीं, लिखित में, तब ही प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। नहीं तो क्या होता है कि आप बोल करके इमरजेंसी डिक्लेयर करा देते हो, अब अगर लिखित में देते हो तो कारण भी देना पड़ेगा, कारण दोगे तो सब्सटेंस मिल जाएगी कि हाँ भाई इस वजह से हमने लगाया था ये पर्टिकुलर इमरजेंसी का जो प्रोविजन था वो। तो उस चीज को एक तरीके से एक और फिल्टर लगा दिया यहां पर इमरजेंसी की, फर्दर कोई मिसयूज ना कर ले इस पावर का। तो नेशनल इमरजेंसी के लिए क्या बोल दिया कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, बट लिखित में उनके पास में रिकमेंडेशन आनी चाहिए कैबिनेट की तरफ से। इसके अलावा जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो मामला था ना, आर्टिकल 31, मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19
क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, इसको हटा दिया, खत्म ही कर दिया, और उसको सीधा कहां ले जाकर के टिका दिया, आर्टिकल 300 ए। क्या बना दिया, आर्टिकल 300 ए। और अब आपका यहां पर आर्टिकल 300 ए जो है वो बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, या फिर इसको एक लीगल राइट के तौर पे डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब फंडामेंटल राइट का स्टेटस खत्म कर दिया। यहां पर इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो काम किया गया था राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के, वो यहां पर क्लियर कर दिया। अच्छा, एक चीज मैं यहां पर बताना भूल गया कि 1973 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, केशवानंद भारती केस में, जिसमें ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, बट वो अमेंडमेंट जो होगा वो बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ेगा नहीं। इसका मतलब ये कि कुछ प्रॉपर प्रोविजंस हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के, जिनके साथ में कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, उसको हम बेसिक स्ट्रक्चर बोलेंगे, और इसकी डेफिनेशन टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट देता रहता है, ठीक है ना। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना, कॉन्स्टिट्यूशन की जो आइडिया है उसको मेंटेन रखने के लिए ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो रखा गया। इसका मतलब अमेंडमेंट अलाउ किए गए, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को बिना छेड़े हुए। तो यहां पर राइट टू प्रॉपर्टी है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं रहा, इसीलिए ये अमेंडमेंट अलाउ कर दिया गया, अदरवाइज नहीं अलाउ होता, ठीक है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स जो हैं आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 क्या कहते हैं भाई, 20 तो ये कहता है कि अगर किसी इंडिविजुअल का कन्विक्शन हो रहा है, सुनवाई हो रही है, उसका आरोप साबित करने की कोशिश की जा रही है, तो इमरजेंसी के टाइम पर उसका ये अधिकार नहीं जाएगा। इसका मतलब ये कि उसकी सुनवाई होगी, उसको प्रॉपर अपने आप को रिप्रेजेंट करने का पूरा मौका दिया जाएगा। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ, जो कि सबसे ज्यादा इलेबोरेटली सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट केसेस में बताया है। तो बोले ये दोनों आर्टिकल्स है ना, ये सस्पेंड नहीं होंगे, क्योंकि आर्टिकल 352 के आधार पर जब इमरजेंसी लगाई गई थी ना, तो उस टाइम पर ये दोनों आर्टिकल्स को भी सस्पेंड कर दिया गया था, जो कि फिर बाद में क्लियर कर दिया गया कि भाई आर्टिकल 20 और 21 चाहे इमरजेंसी लग रही हो तो भी आप सस्पेंड नहीं करोगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आ गए आपके 44th अमेंडमेंट के। अब आ जाओ राजीव गांधी जी की सरकार के समय। देखो इनके टाइम पे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट था। कारण क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? देखो इस टाइम पर बहुत ज्यादा देखा जा रहा था कि जो इंडिविजुअल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़के आ रहे हैं, और उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अगर कहते ना गवर्नमेंट नहीं बनाई जा रही है, तो वो बंदे क्या करते थे, छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे, जो पार्टी गवर्नमेंट बना रही है। तो ये क्या हो रहा है, दल बदल हुआ कि नहीं। इसको आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स भी बोली गई थी। ये शुरू कब हुई थी, इंदिरा गांधी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनती है ना लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद में 1967 में, तब इस तरीके का प्रोविजन स्टार्ट हुआ था हमारे देश में। बट ये इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था कि सरकारें गिर रही थी, तो इसको रोकने के लिए फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल ऐड की गई। 9 तो आपको पता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर ऐड कर दी, अब 10वीं ऐड किया आपने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आधार पर। इसको क्या बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं, ध्यान रख लेना भाई 10th को, है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़के आए, तो वो अगर अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेगा तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। तो उसको डिफेक्शन बोलते हैं, वो जो छोड़ के जाना है, तो उसको रोकना है, इसलिए इसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोल दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखें। इसमें यह प्रोविजन रखा गया था कि मान लो कोई पार्टी एक्स है, वो अगर चुनाव लड़के आती है, तो उसमें से कम 1/3 मेंबर्स अगर इस पार्टी को छोड़ करके चुनाव के बाद में फिर दूसरी पार्टी में जाते हैं, तब तो देखो अलाउ है, ठीक है। अदरवाइज 1/3 से कम मेंबर्स आएंगे तो फिर नहीं चलेगा। मान लो कोई पार्टी है 10 मेंबर्स की, मतलब इलेक्शन करके जो मेंबर इलेक्ट होके हैं उसमें 10 जने, तो 10 में से अगर 4 जने छोड़ करके जा रहे हैं तो 4 की मेंबरशिप खत्म नहीं होगी, और अगर 2 जने जाएंगे तो 1/3 से तो कम हो गया, तो इनकी मेंबरशिप खत्म कर दी जाएगी। तो ये प्रोविजन था, ठीक है। फिर आ जाओ 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। इसमें देखो क्या कर दिया, वोटिंग जो एज थी उसको 21 से घटा के 18 साल कर दी गई। फिर उसके बाद में 65वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1990 के टाइम पे। इस टाइम पर आपके पीएम जो थे या तो वीपी सिंह होंगे या फिर चंद्रशेखर होंगे, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। तो आप बस मोटा मोटा देख लो 1990 के टाइम पे, इस टाइम पर SC ST को जो रिजर्वेशन दिया गया था उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले,
तो उसके आधार पर आप क्या देखते हो, एक नेशनल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। ठीक है, इसके लिए आप देखोगे कि आर्टिकल जो आपका है 338, उसमें इसके बारे में मोर और लेस आपको प्रोविजन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और हम आगे डिटेल में और देखेंगे कि किस आर्टिकल में क्या प्रोविजंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पहले क्या होता था कि आपके पास में एससी एसटी के जो प्रोटेक्शन है, उनके इश्यूज है, उनको टैकल करने के लिए स्पेशल ऑफिसर थे। अब एक ऑफिसर से काम ना हो तो उसको टैकल करने के लिए मल्टी मेंबर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कर दी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ये 65वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। फिर आ जाओ पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पे, तो देखो इनके टाइम पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1972। इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। साथ ही साथ इसमें 3 टियर कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई। वैसे देखा जाए तो कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर 4 टियर भी है, कहीं पर 2 टियर भी है, वो डिपेंड करता है कितनी पॉपुलेशन है, कितना क्या है। बट मोर और लेस 3 टियर का कॉन्सेप्ट ला दिया, जिसमें पंचायती राज में क्या है भाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी जिला परिषद हो गई, ब्लॉक लेवल पे आपकी पंचायत समिति, ठीक है, या मंडल समिति बोल सकते हैं उसको, और लोकल लेवल पे आपकी ग्राम पंचायत होगी। और ग्राम पंचायत के पैरेलली एक और आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल आ जाती है, आपकी ग्राम सभा। इस तरीके से 3 टियर स्ट्रक्चर जिला, ब्लॉक और लोकल विलेज लेवल पे डिक्लेयर कर दिया गया। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9th ऐड किया गया, जिसका टाइटल क्या रखा, द पंचायत। इसके अलावा एक शेड्यूल, अभी तक 10वीं ऐड कर दी थी एंटी डिफेक्शन लॉ के तौर पे, अब 11वीं शेड्यूल और ऐड हो गई, नाम दिया गया, उसमें 29 सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए जो मोर और लेस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के तहत लोकल गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है उन 19 इश्यूज को, डिफरेंट फंक्शनल इश्यूज को। फिर आ जाओ 74th अमेंडमेंट में, ये देखो अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या किया गया, एक और पार्ट ऐड कर दिया, ये जो 9th था इसी के आगे एक और अटैच कर दिया, 9th ए, नाम रखा गया इस पार्ट का द म्युनिसिपैलिटीज। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें डिपेंड करता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, शहर की साइज क्या है, साइज जितनी ज्यादा बड़ी होगी वहां पर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखोगे, नगर निगम। छोटा है तो वहां पर म्युनिसिपल काउंसिल, और बिल्कुल ही छोटा है तो म्युनिसिपैलिटी। वो डिपेंड करता है शहर की साइज पे। ये मैकेनिज्म डेवलप कर दिया। यहाँ पर लेवलिंग नहीं है, लेवल एक ही है, ठीक है ना। यहाँ पर लेवल थे, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया, ब्लॉक्स में ब्लॉक को डिवाइड किया आपने गाँव में। ठीक है, इधर क्या है, एक सिटी बड़ी है तो काउंसिल, कॉर्पोरेशन, निगम, छोटा है तो काउंसिल, और बिल्कुल ही छोटा है तो म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका। ठीक है, इसके अलावा 12th शेड्यूल भी ऐड कर दी गई, जिसमें 18 सब्जेक्ट रखे गए, जिनको मोर और लेस ये लोकल बॉडीज रेगुलेट करती है, गवर्न करती है। ठीक है, तो दोनों में आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया होगा। फिर आ जाओ आप सीधा अटल जी के टाइम पे। फिर लंबे टाइम तक चेंजेस इतने कुछ खास आए नहीं, सरकारें भी लगातार बनी नहीं रही थी, कोalition की सरकारें थी, नरसिम्हा राव जी के बाद में कई बार सरकारें बनी, कई गिरी। ठीक है जी, तो अब आ जाते हैं हम 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। इसमें सबसे पहला प्रोविजन तो एजुकेशन से रिलेटेड किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A ऐड किया गया, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करता है। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, राइट टू एजुकेशन जिसकी बात हम कर रहे हैं। वो बात अलग है कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए फिर मनमोहन सिंह सरकार के टाइम पे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, प्रोबेबली 2009 में लाया गया था, राइट। तो एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रोविजन कर दिया गया। साथ ही साथ आर्टिकल 45 की लैंग्वेज चेंज कर दी गई। आर्टिकल 45 किसके अंडर है, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें प्रोविजन ये था पहले कि 6 से 14 साल के बच्चों के एजुकेशन के लिए एफर्ट्स करेगी सरकार। अब क्या कर दिया कि जब डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करके फंडामेंटल राइट बना दिया, तो डीपीएसपी में क्या लिख दिया कि 6 साल तक के, अप टू 6 इयर्स, 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन, उनकी चाइल्ड ग्रोथ है, उसको ध्यान रखते हुए काम करेगी सरकार। ठीक है, आर्टिकल 45 में ये चेंज कर दिए गए, क्योंकि पहले तो क्या था, 6 से 14 साल के बच्चों के एजुकेशन की बात है, एजुकेशन को तो आपने फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट कर दिया। तब यहाँ पर अब क्या कर दिया आपने, 6 साल तक के बच्चों के लिए आपने प्रोविजन कर दी है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स की बात की थी, तो उसमें अब एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी। ठीक है, 11वीं। उसमें क्या प्रोविजन रखा गया भाई, सीधी बात है, जो भी गार्जियंस हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, चाहे पेरेंट्स हो या कोई भी हो, कि वो अपने वार्ड, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए एफर्ट करेगा, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। फिर आ जाओ 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया 2003 में, इसमें क्या था कि कोalition की सरकारों का जब चलन आया ना,
पर्टिकुलरली हम बात करें 1989 से लेकर के और 2000 आप कह सकते हो 13-14 तक ये कोalition की सरकारों का एरा था, ठीक है। पर इसमें क्या था 1989 और नरसिम्हा राव सरकार के बाद में जो 95, 96, 97, 98 ये 3-4 साल का टाइम निकला ना, उस समय पर इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के सरकारें बनाने लग गई जिसकी हद नहीं थी, ठीक है। मतलब ये देखो कि अब कुछ पार्टी के मेंबर लेकर के आ रहे हैं, एमपी बन रहे हैं और वो प्रधानमंत्री बन गए। तो वहां पर फिर सभी पार्टीज को राजी रखने के चक्कर में तू भी मिनिस्टर बन जा, तू भी मिनिस्टर बन जा, तू भी मिनिस्टर बन जा, इस तरीके के होने लग गए। तो मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। दूसरा, जो एंटी डिफेक्शन लॉ था, ठीक है, आपका जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था राजीव गांधी जी के समय, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम किया गया। अब इनमें क्या क्या प्रोविजन किए गए वो देखते हैं। लिमिटिंग जो की गई आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज में, उसमें क्या था कि देखो, पार्लियामेंट में जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, तो उसी के बाद सरकार बनती है। तो लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है लगभग 543 हम मोटी मोटी मानते हैं, बाकी वैसे तो 550 है ना। और वैसे इफेक्टिवली अभी देखें तो मेंबर्स 543 है। तब आप देखोगे कि उसमें लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 15% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं होनी चाहिए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब लिमिट लगा दी। यही चीज आपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में लगा दी, बट विधानसभा में एक प्रोविजन डाल दिया कि कुछ ऐसे स्टेट्स है जिनके पास में नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो ऐसे में उनके लिए लिमिट रख दी कि मिनिमम 12 तो वो रख सकते हैं, क्योंकि इतनी तो आपके डिपार्टमेंट्स, इतनी मिनिस्ट्रीज आपकी रहती हैं, डिपार्टमेंट्स रहते हैं जिनको टैकल करने के लिए आपको स्टेट लेवल में मिनिस्टर बनाने होते हैं, राइट। तो कम से कम 12 और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है स्टेट में, जो विधानसभा उसकी टोटल स्ट्रेंथ का 15%, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ को कैसे स्ट्रॉन्ग किया वो समझते हैं। देखो इसमें तो सीधा सा मैकेनिज्म एक आता है, वो ये था कि देखो लोग जो थे, हमने देखा ना अभी कि 1/3 मेंबर्स जो हैं वो अगर अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनको अलाउ किया जाता है, बट वो 1/3 भी जाने लग गए फ्रीक्वेंटली। तो अब क्या किया गया कि 1/3 वाला जो मामला था इसको कर दिया खत्म। बोला क्या कि 1/3 में जो एग्जाम्पशन मिला हुआ था डिस्क्वालिफिकेशन से कि हाँ जी 1/3 अगर जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोले ये नहीं चलेगा। अब कम से कम 2/3 जाएंगे, इसका मतलब पूरी की पूरी पार्टी मर्ज होगी। 2/3 अपने आप में आप समझ लो 67% से ज्यादा मेंबर्स हो गए जो इलेक्टेड मेंबर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के। अगर वो अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरे में जाएंगे तो बोला अलाउड है, उससे कम जाएंगे तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और क्या बोल दिया कि जो भी इंडिविजुअल एंटी डिफेक्शन के आधार पर डिस्क्वालीफाई हो गया ना एज ए मेंबर, तो वो फिर मिनिस्टर भी नहीं बन पाएगा। क्योंकि कईयों को लालच होता है ना कि हाँ जी सरकार में जगह मिल जाएगी, रूलिंग पार्टी को अगर हम ज्वाइन करेंगे या जो सरकार बना रही है उसको ज्वाइन कर लेंगे तो हमें जल्दी से मिनिस्ट्री मिल जाएगी। तो उस जगह पे वो खुद डिस्क्वालीफाई अगर हो गया तो भाई सीधी बात है आप मिनिस्टर भी नहीं बन पाओगे। इस तरीके के प्रोविजन किए गए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 2003 में। अब आ जाओ मनमोहन सिंह जी के टाइम की बात कर लेते हैं। देखो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2011 में। इसमें क्या था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करना था। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटीज को स्टैब्लिश करने के लिए आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें एसोसिएशन असेंबली इनकी बात करते हैं, तो वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी पॉइंट ऐड हो गया। इसके अलावा डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का पॉइंट ऐड कर दिया गया। साथ ही साथ एक नया पार्ट ऐड हो गया, दैट इज 9th बी। और 9th बी का टाइटल क्या है? द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ध्यान रख लेना, 9th ए 9th बी। 9th क्या था? पंचायती राज। 9th बी, सॉरी 9th ए म्युनिसिपैलिटी, और 9th बी ये आपका हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फिर आ जाओ 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है, उस अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए, लेजिस्लेचर का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का प्रोविजन लाया गया, जो कि फिर 2015 में सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई हुई। सुनवाई होकर के इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। क्यों? इसके लिए कहा, बोलिए पावर सेपरेशन। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 50 कहता है
कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर ये तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स है हमारी डेमोक्रेसी के, और इनके बीच में एक सेपरेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला जुडिशरी में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की बात अगर चलेगी तो वो लोग पावर सेपरेशन का वायलेशन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगेंस्ट में है। तो इस चक्कर को देखते हुए इन्होंने कह दिया कि ये जो अमेंडमेंट है ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, हम इसको खत्म करते हैं। तो अल्टीमेटली जो कॉलेजियम सिस्टम है वो मोर और लेस अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, इन्हीं का ग्रुप मिलकर के अपनी अपॉइंटमेंट्स करता है। हाँ, वो बात सही है कि फाइनल जो अप्रूवल है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, और प्रेसिडेंट भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के आधार पर वो डिसीजन लेते हैं। बट जो नाम जाते हैं ना, जो लिस्ट जाती है कि हाँ भाई इसको आप जज बना दो, तो वो नाम कहीं ना कहीं जुडिशरी के द्वारा ही सजेस्ट किए जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। चलो नेक्स्ट, सोवा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014। इसमें देखो क्या किया गया, बांग्लादेश वाले एरिया में, जैसे मान लो ये बांग्लादेश है, ये इंडिया है, तो यहां पर कुछ ऐसी जमीनें थी जिनमें बांग्लादेशी लोग रह रहे थे इंडिया की तरफ, और यहां पर कुछ ऐसी जमीनें थी जहां पर इंडियंस रह रहे थे। तो ऐसे में ये जमीनें जो थी इनको गवर्न करना बहुत मुश्किल, और यहाँ के लोगों के लिए मुश्किल, तो इनको एनक्लेव बोला जाता है। तो इन एनक्लेव्स को सेटल किया गया कि हाँ भाई जो जमीन बांग्लादेश की तरफ है जमीन बांग्लादेश रख ले, इंडिया की तरफ है इंडिया रख ले, और वहां के लोगों को कह दिया कि भाई आप किसको ज्वाइन करना चाहते हो, इंडिया को या बांग्लादेश को, आप फ्री हो, वो ज्वाइन कर लो। तो ये एक तरीके का एनक्लेव एक्सचेंज जो था ये करना था। ये बेसिकली लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 1974, और इसी के अंडर में प्रोटोकॉल साइन हुआ था 2011 में। इसको इंप्लीमेंट करने का प्रोविजन था कि यार ये जो लैंड का इश्यू है बांग्लादेश और इंडिया का, इसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो अल्टीमेटली ये बांग्लादेश के साथ था, जिसमें बांग्लादेश के साथ 4 स्टेट्स अपनी बाउंड्री बनाते हैं, जिसमें असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा ये आ जाते हैं। तो इनकी बॉर्डर के अंदर जो भी एनक्लेव्स थे उनको फिर सेटल किया गया। ठीक है। 101वां अमेंडमेंट ये जीएसटी से रिलेटेड है। ठीक है, आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स, 17 डिफरेंट टैक्सेस को सबज्यूम करके जीएसटी एक सिंगल इंप्लीमेंट किया गया। इसका मैंने बताया था आपको, आर्टिकल 368 के आधार पर इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ, जिसमें पहले तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी से बिल को पारित करवाना पड़ा लोकसभा और राज्यसभा में सेपरेटली, और फिर उसके बाद में जितने स्टेट लेजिस्लेचर्स थी उसमें 50% का अप्रूवल लेना पड़ा। 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018, देखो इसमें क्या किया गया, इसमें बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो नेशनल कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, और अल्टीमेटली इसको मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर ला दिया गया। अब यहां पर आप देखो कि आर्टिकल 338 में तो आपका क्या आता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, आर्टिकल 338 से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, आर्टिकल 338 बी ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, जो कि 102nd अमेंडमेंट के आधार पे किया गया। फिर आता है आपका 103वां अमेंडमेंट, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन प्रोविजन की बात करता है, जिसमें क्या किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 है उसको अमेंड किया गया, और प्रोविजन क्या है भाई, सीधी बात है, हमारे देश के अंदर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 10% रिजर्वेशन दिया गया। तो ये पहली बार था। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा लैंग्वेजेस से रिलेटेड, ये लास्ट स्लाइड है, टेंशन ना लें आप। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8वीं शेड्यूल है ना, दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेजेस, जिनको शेड्यूल लैंग्वेज बोल दिया जाता है। हमारे पास में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार हुए थे तब 14 लैंग्वेजेस थी, बट आज के समय में टोटल कितनी है, 22। तो ये जर्नी कैसे हुई, देखो यहां पर 21, यहां पर 71, 21 71 दोनों को ऐड किया कि इतना 92, डन। ये तो हो गया फॉर्मूला, 21 71 दोनों को जोड़ दो 92। तो 21वें अमेंडमेंट में क्या क्या चीजें ऐड हुई 1967 में, देखो सिंधी लैंग्वेज को 15वीं लैंग्वेज के तौर पे 8th शेड्यूल में डाल दिया गया। फिर 58th अमेंडमेंट की बात करें, ये हम थोड़ा एक बार छोड़ते हैं, इसको लास्ट में देख लेंगे। फिर 71st अमेंडमेंट लाया गया जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इसको भी 8th शेड्यूल में डाल दिया गया। अल्टीमेटली नंबर्स कितने हो गए, 18। फिर 92nd अमेंडमेंट में आपने बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली इन चारों को और ऐड कर दिया, टोटल 22। तो ये फिगर आपको याद रख लेना है, 21, 71 और टोटल आपका 92। ठीक है, इसके अलावा 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो था वो उड़िया जो लैंग्वेज थी 8th शेड्यूल में उसको उड़िया बोल दिया कि अब से इसको उड़िया प्रोनाउंशिएट किया जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987, इसमें हिंदी का जो वर्जन था कॉन्स्टिट्यूशन का उसको लीगल सैंक्टिटी मिल गई कि हाँ जी ये भी एक प्रॉपर हमारा डॉक्यूमेंट माना जाएगा।
तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमने बहुत से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स देखे हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप 1 से 2 बार स्पीड पे 2x या 1.5x स्पीड पे रिवाइज कर लोगे ना, तो पक्की बात है इनमें से तो आपका कुछ छूटने वाला है नहीं। तो इसी तरीके से और वीडियो लेकर के आया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।